गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आज आप सभी के सामने आज एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो कि एफएसएसआई से रिलेटेड है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, जो कि आपको बताएगा कि किस तरह से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो एक्ट इन मेन में फॉलो हुए हैं वो सारे आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, है ना। आपको बताऊँगा भी कि कैसे कैसे ये रूल्स फॉलो हुए हैं और कब कब ये रूल बने हैं। तो इसमें से जो सबसे पहला जो रूल है, इनकी रूल है, वो था 1955 में, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि अगर आपको दिखाई नहीं देता तो मैं ऊपर करता हूँ। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसमें बताया गया कि जितने भी जो हमारे फास्ट फूड से यानी कि फूड इंग्रेडिएंट्स है उन सबों को रेगुलेट करने का एक जिम्मा लिया था, एक कम्युनिटी लिया था, जिसमें कि हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं या फिर हमारे जिनने स्थापना की थी एफएसएसआई की, वो सब इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह से बैठे थे और ये प्रेसिडेंट के जरिए, है ना, प्रेसिडेंट के जरिए ये एक्ट पारित हुआ था, यानी कि ये लॉ अप्लाइड हुआ था, ठीक है। तब जाके ये एक्ट बना। अब दूसरा एक्ट जो है इसमें है स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर एक्ट, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर एक्ट कब हुआ था? 1956 में, 1976 में, 76 में हुआ था ये, ठीक है। तो इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में ये है कि जो भी मतलब जो भी हमें फूड इंग्रेडिएंट ले रहे हैं उन सबों का प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, यानी कि वो फॉलो होना चाहिए कि वो किससे नापे जा रहे हैं, है ना। उसमें कोई फूड कम नहीं होना चाहिए जो कंज्यूमर ले रहा है ना। तो दैट एक्ट इज बीन फॉलो बाय 1976। अब यहाँ पे आता है पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा एक्ट जो है वो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1973। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक्ट 1986, 1986 में ये एक्ट फॉलो हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती थी उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स आते थे कंज्यूमर उसे कंज्यूम करता था, तो उस एक्ट में क्या होता था, बहुत सारी ऐसी लॉज को अप्लाई नहीं किया जाता था जिसमें बल्क में वो सामान उठा के वो बेच जाता था सेलर को। तो फिर वो क्या होता था, उसमें बहुत सारी कमियां थी, जिसमें वो एक तो सैनिटेशन का और दूसरा ये कि वो क्वालिटी किस टाइप से एश्योर करके दे रहे हैं, किस टाइप से वो कितना वेइंग कर रहे हैं, वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं था। तो दैट इज वाई एक्ट इज फॉलोड बाय द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक्ट, ठीक है। जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी फिशरी प्रोडक्ट्स हो गए, चाहे जो ओशियन शेल्फ लाइक प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपके क्रैब्स आ गए या प्रॉन्स आ गए, वो सब एक्ट प्लस ये मेरीन वाला आ गया। और ये एग्रीकल्चर में जितने भी क्रॉप्स के प्रोडक्ट्स हो गए, क्रॉप फील्ड वाले, है ना, कौन सा क्रॉप फील्ड्स, क्रॉप फील्ड्स से जरिए जो जो हम फूड इंग्रेडिएंट्स आता है ना, वो सारे इसमें आ जाएंगे, है ना, इस क्रॉप फील्ड एक्ट में आ जाएंगे, है ना। अब आपको इसके बाद एक और लॉ आता है, इसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन एक्ट। क्या है ये? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन एक्ट, इंस्टीट्यूशन एक्ट, ठीक है। ये कब हुआ था फॉलो? ये हुआ था 1952 में, ठीक है। ये किसने अमेंडेड करा था? अमेंडेड बाय एफएसए, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ये एफएसए ने लागू करा था, ठीक है, बाय एफएसए। अब इसके बाद आता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट। यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन
स्टैंडर्ड एक्ट, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी यहाँ पे 86 आएगा, ठीक है। ये 86 में लागू हुआ था ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, ठीक है। इसमें क्या आता है, जितने भी BSI आते हैं, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, इसमें BSI मार्क जो भी फूड प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हो हेल्थ के लिए, वो सब BSI मार्क के जरिए टेस्ट करे जाते हैं और वो उस पर अप्रूव्ड होने के बाद ही ये एक्ट लागू होता है। यानी मतलब ये उससे पहले एक्ट लागू हुआ है और इसके बाद ये ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया ये इसको फॉलो करती है। तो ये एक्ट जो हुआ था वो 1986 में एक्ट फॉलो हुआ था। अब इसके बाद आता है लास्ट एक्ट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, ये कब हुआ था, 1970 में, ठीक है। ये सॉल्वेंट एक्ट ऑर्डर था, ये एक्ट नहीं है, यानी कि ऑर्डर है, यानी कि अभी ये फॉलो नहीं हुआ है ना। तो सिंपल सी बात है, ये एक्ट में क्या क्या सॉल्वेंट मिक्स है, अभी तक कोई इसके ऊपर कोई टेस्टिंग नहीं होती है, यानी कि इससे रिलेटेड कोई भी जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो पता नहीं हो पाते, बिकॉज जो भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जैसे पाम ऑयल हो गया और जो हम कंज्यूम करते हैं लिनोलेइक एसिड हो गया, ओलेरिक एसिड हो गया, वो सब का हम टेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के अंडर में ये सिर्फ एज ऑर्डर फॉलो हो रहा है, नॉट एक्ट है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए ना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्लियर करूँ। कंज्यूमर एक्ट 1986, ये फॉलो कब हुआ था, ये एक्ट कंज्यूमर एक्ट 1986। इस एक्ट में क्या क्या है, अब वो आपको मैं डिटेल में जानकारी दूंगा इस एक्ट में क्या है ना। ये जो एक्ट है, ये एक्ट बेसिकली क्या बताता है कि कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी फूड इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेफ एंड सिक्योर हैं, यानी कि क्या है, सेफ एंड सिक्योर, यानी कि वो हेल्थ HACCP में नहीं आते, किस में नहीं आते, HACCP में नहीं आते। ये चीज़ का वो इंश्योर्ड करने के लिए कंज्यूमर एक्ट को बनाया गया था 1986 में। और इस एक्ट में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी प्रोवाइडर्स हैं, वो इस चीज़ की एश्योरिटी रखते हैं, मैन्युफैक्चरर एंड प्रोवाइडर, ठीक है। अब इस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं, वो इस बात को आज आपको मैं क्लियर समझाऊंगा कि उनके क्या क्या मतलब बेनिफिट्स हैं कंज्यूमर्स के, कोई भी फूड इंग्रेडिएंट लेते हैं तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, है ना। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, पहला, ठीक है। फर्स्ट राइट में राइट टू सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ फूड, मीन्स व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ फूड इज प्रेजेंट इन द सैंपल, लाइक फूड सैंपल, कोई फूड सैंपल में अगर कोई इंग्रेडिएंट है, यानी कि उसमें किस तरह का क्वालिटी है, क्या श्योरिटी है, क्या नहीं है, वो उस चीज़ में इसके राइट्स क्या आते हैं। कि कोई भी अगर आपको कहीं भी आपको रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो वो उस चीज़ का एश्योरिटी रखता है कोई भी कंज्यूमर कि वो उसको सही तरीके से फूड प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो व्हाट इज राइट टू नो द क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड को पता करने का इनका सबसे पहला अधिकार है ना, ठीक है। अब इसमें सेकंड इनका है राइट टू चूज, राइट टू चूज, वो चूज कर सकते हैं कोई भी फूड प्रोडक्ट, एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑल्सो, है ना। इसमें राइट टू इन्फॉर्म्ड आएगा कि वो पता कर सकते हैं क्या क्या है फूड इंग्रेडिएंट, लाइक पिज्ज़ा, पास्ता,
व्हाट काइंड ऑफ फूड इंग्रेडिएंट इज प्रेजेंट इन द रेस्टोरेंट और होटल, क्या क्या वहाँ पे है, उनको क्वालिटी कैसी मिल रही है, तो ये सारे चीज़ का उनको अधिकार है ना। दिस इज एक्ट इज बिन फॉलोड बाय द 1986 एक्ट बाय द कंज्यूमर एक्ट बाय द प्रेसिडेंट। अब फोर्थ इसमें आता है हमारा कि राइट टू सी कंपेंसेशन। इसका मतलब क्या है कि वो किसी भी फूड इंग्रेडिएंट को, अब पहले मैं आपको लिख दे रहा हूँ है ना, ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। राइट टू सीक कंपनसेशन, ठीक है, मतलब किसी भी फूड इंग्रेडिएंट का कंपनसेशन का अधिकार है। अगर वो फूड क्वालिटी नहीं ले रहे, अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो उससे आप कोई भी रेस्टोरेंट उनको वो एश्योरिटी दे सकता है कि वो फूड इंग्रेडिएंट की अपने मैनेजर को कह के कि ये क्वालिटी में कुछ कमी है ना। तो ये एक्ट में उनका ये सारे अधिकार हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी आके वो पूछ सकते हैं कि ये है वो। तो ये सारे तो पहले से ही इनको मिले कंज्यूमर, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि कंज्यूमर ध्यान नहीं देता और वो उस चीज़ को कंज्यूम कर लेता है। दैट इज़ वाई इट इज़ बिन फॉलोड बाय फॉर द कंज्यूमर्स। सो आप जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सबको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि उनके राइट्स क्या हैं। ठीक है, थैंक यू। आगे मैं आपको अब टॉपिक पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब रोल ऑफ डेवलपमेंट एजेंसी इन द ensuring द फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी। व्हाट आर द रोल इन डेवलपिंग एजेंसीज लाइक एग्रीकल्चर एजेंसी। कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो कि फूड की सिक्योरिटी और फूड की सेफ्टी को बहुत ध्यान रखती है। सेफ्टी, ठीक है, इसमें क्या है जो कि जितने भी फूड इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबों की क्वालिटी को एश्योर करने का जो एजेंसी है, डेवलपमेंटल एजेंसी, यानी कि जहाँ पे ये पूरी तरीके से प्रॉपरली फूड को सप्लाई करा जा रहा है ना, तो उसकी एश्योरिटी रखने का काम कौन करता है? डेवलपमेंटल एजेंसीज। दिस इज बिन डन बाय द डेवलपमेंटल एजेंसीज। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिए। जब भी आप एग्जाम देंगे, कभी क्वेश्चन आ गया इससे रिलेटेड कि व्हाट आर द डेवलपमेंटल एजेंसी, तो आप इसको बता सकते हो कि ये ऐसी एजेंसीज हैं जो कि इस बात की एश्योरिटी रखती हैं कि वहाँ पे फूड की क्वालिटी को किस प्रकार से मेंटेन करके रखा जाता है। दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंटल एजेंसी। ये प्रमोट करती है। इसके पहले आपको बता देता हूँ पॉइंट्स क्या क्या है। पहला तो पॉइंट है इसका, इसका पहला पॉइंट ये है कि ये प्रमोट करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, यानी कि आदान और प्रदान। यानी कि यहाँ से एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि इंडिया से आ रहा है ना, और मतलब बाहर से आ रहा है, और इंपोर्ट का मतलब हो गया कि हम उसको बाहर भेज रहे हैं, है ना। इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि वो फूड की क्वालिटी मेंटेन रहे, ख़राब ना हो। तो इस बात को इसको प्रमोट कराया जाता है ना? इस चीज़ को प्रमोट कराया जाता है, क्या चीज़ को? ये पूरे कि फूड की एश्योरिटी कैसे है, इस चीज़ को प्रमोट करा जाता है। तो आपको ये याद रहेगा कि वहाँ पे कोई भी फूड इंग्रेडिएंट गया है तो वो फूड ख़राब ना हो, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो उसके लिए बहुत सारे INS यूज़ करे जाते हैं, यानी कि सॉल्वेंट यूज़ करे, सॉरी स्टेबलाइजर यूज़ करे जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, है ना। अब इसमें आता है सेकंड जो आता है
नहीं, overcome the various constraints inhibiting the export growth। इसमें क्या करा जाएगा कि एक्सपोर्ट के अंदर जो भी ग्रोथ हो रही है उस कॉन्स्टेंट्स को क्या करा जाएगा, इनिबिट करा जाएगा, यानी कि वहाँ पे कितना कम से कम एक्सपोर्ट हुआ जा रहा है वो इस बात को ओवरकम करेंगे, है ना। ये अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट ये है सेफगार्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। ठीक है, इसका मतलब हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि वो कहाँ किस कंपनी का है, किस फूड प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है, वो इस बात को भी ध्यान रखेगा कि ये सेफ गार्ड है कि नहीं है, वो प्रॉपरली स्टोर्ड है कि नहीं है, उसमें कहीं भी ब्रोकन तो नहीं है वो, है ना, वो फूड, है ना, मीन्स जो भी उसके ऊपर प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करा गया उसमें कहीं भी डैमेजिंग तो है नहीं, तो इस बात की एश्योरिटी रखी जाएगी। सेकंड, इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फूड सेफ्टी मेजर्स। फूड सेफ्टी मेजर्स में क्या क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो उसको भी इंश्योर करेंगे, है ना। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है लास्ट पॉइंट ये आता है हाँ, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कभी वो कोई क्वेश्चन आ गया इससे रिलेटेड तो आप इसको हमेशा एक बार रिकॉल कर लीजिए कि क्या आ सकता है ना। तो लास्ट जो सबसे बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्ट, है ना। वहाँ पे क्या होगा, एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट इशू होगा एज पर द शेड्यूल। एक्सपोर्ट एज पर द शेड्यूल, ठीक है। अब आप ये पॉइंट सब आप समझ गए होंगे कि क्या क्या इसके फायदे हैं, मतलब क्या क्या इसके एक्ट के अंदर आते हैं, है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके जाता हूँ जो कि है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिसे हम MPEDA कहते हैं, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंटल एजेंसीज। अथॉरिटी, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, एम्पीडा। एम्पीडा का मतलब हो गया मेरीन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, यानी कि वो आपके पॉइंट आपको मैं क्लियरफाई करूंगा, सारे हैं। पहला पॉइंट ये आता है कि प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ मेरीन, जो उसमें आया है एग्रीकल्चर में, वो भी पहला पॉइंट आता है इसमें, प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ मेरीन प्रोडक्ट्स। क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, मेरीन प्रोडक्ट्स में आते हैं, फिशेस आ गई, क्रैब्स आ गए, है ना, प्रॉन्स आ गए, है ना, एंड अदर शेल फिशेस, अदर शेल फिशेस, ये सारे किस में आ गए, इसमें मेरीन प्रोडक्ट्स में आ गए। अब आ गया आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है आपका, प्रोवाइड द ट्रेनिंग इन द सेफ हैंडलिंग ऑफ द मेरीन प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होगा, प्रोवाइड
द सेफ्टी एंड ट्रेनिंग ऑफ मेरीन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? यानी कि इसमें क्या होगा? अंडर द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द मेरीन प्रोडक्ट क्या करा जाएगा? मतलब इस चीज को ऑथराइज करके उसको अंडरटेक करा जाएगा कि किसके अंडर गवर्न हो पाएगी, तो वहां की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल मिलेगी, है ना। सो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको समझ, अंडरटेक स्पेशल एक्सपोर्ट प्रमोशन एफर्ट्स ऑफ मेरीन प्रोडक्ट्स। अब इसमें कुछ ऐसी फिशेस भी होती हैं या फिर ऐसे क्रैब्स भी होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं, जैसे पफर फिश हो गई, उसके स्टिंग में प्रेजेंट होता है एक टॉक्सिन। मतलब वो इस टाइप की मछली होती है ना, कि उसके यहाँ पे फिन्स होती हैं छोटी छोटी, इनकी एक जगह होता है फिन्स उसकी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, बाकी तो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आईज होंगी इसकी। और ये जो फिश होती है इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक बहुत खतरनाक जहर, जिसे हम कहते हैं टेट्राटॉक्सिलिन। टेट्राटॉक्सिन जहर जो होता है, इनकी टॉक्सिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, यानी कि वो तुरंत अगर किसी पर्सन के वो इंजेक्ट हो गया या फिर उसने एकदम अटैक कर दिया तो वो इंसान तुरंत पैरालिसिस हो सकता है, मीन्स इमीजिएट पर। तो इस चीज़ की एश्योरिटी भी रखी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है हर मछली के बारे में कि कौन सी जहरीली है कौन सी नहीं है, ये कौन सी टॉक्सिक है कौन सी नहीं है। और क्रैब्स के जरिए, क्रैब्स में क्या होता है, क्रैब्स के वो पंजे होते हैं, नहीं उसके पॉज होते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं, नहीं वो जब क्रैब्स आपस में अटैक करते हैं तो उसमें उंगलियों के इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाता है ना। तो इस चीज़ की ट्रेनिंग उनको प्रॉपर दी जाती है ताकि कोई भी एक्सपोर्ट करने के दौरान कोई भी उनसे मिस हैपनिंग ना हो और वो ईजिली वो फूड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सके बाहर, जैसे वियतनाम कंट्री में या कहीं भी कंट्री में, ताकि इससे अच्छा मार्जिन उन्हें मिल सके, है ना। और ये चाइना में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, है ना, ये चाइना और जापान में बहुत खाई जाती है फिश, है ना। और इस बात को सुनिश्चित करा जाता है कि इसके अंदर टॉक्सिक होता है, वो इनकी तब भी वो लेते हैं ना। तो वो कितने ज़्यादा इस चीज़ पे फिश को प्यार करते हैं ना, कि उनका खाना है ये, है ना, तब भी इसको ले रहे हैं कि इट इज़ वेरी टॉक्सिक, दैट्स वाई ऑल्सो कि इन्हें ये चाहिए ही चाहिए, है ना। तो बहुत एक फैंटिसाइजिंग थ्योरी थी कि जब कोई फूड प्रोडक्ट्स के प्रति जो मतलब उनको ज़्यादा वो लगता है तो वो ये सोचते नहीं है कि वो कौन सा फूड प्रोडक्ट है, दैट इज़ वाई चाइना इज़ चाइना। तो वो कुछ सोचेंगे नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। और आपको मैं अब इसके बाद एक टॉपिक और क्लियर कराना चाहता हूँ जो कि BIS से है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से, है ना। यहाँ तक तो आप समझ गए। फिर वो लास्ट में वही जो पॉइंट्स आएंगे, मैपिंग होगी, है ना, उस चीज़ को मैप करा जाएगा, उस चीज़ को समझा जाएगा कितना फूड प्रोडक्ट आया है ना। लिख दे रहा हूँ मैं आपको, समझ में क्लियर आएगा। मैपिंग, ठीक है, ऑफ MP मेरीन प्रोडक्ट्स, है ना। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस आएगी, है ना, फॉर फूड सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर लीजिए, है ना, रिकॉल कर लेना इसे, ये कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्या पॉइंट है? पहला तो पॉइंट ये है कि मैपिंग ऑफ मेरीन प्रोडक्ट्स का मैपिंग करी जाएगी, है ना। दूसरा ये क्या है कि मतलब मैपिंग करने से पहले उसे आइडेंटिफाई करा जाएगा वो फूड प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है। फिर दूसरे में फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी उन लोगों को, है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस देने से क्या होगा कि वो फूड प्रोडक्ट को अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे, जो कि गवर्नमेंट से ही प्रोवाइड होगी उन लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक टॉपिक और क्लियर करना चाहता हूँ BIS के बारे में, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे।
स्टैंडर्ड्स। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं वो आज मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें, मैं सॉरी formulating guidelines एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, पहला तो ये है कि ये क्या क्या इसमें गाइडलाइंस है उसको फॉर्मुलेट करेंगे, है ना, जो BIS के तहत आएगी, है ना। BIS मार्क जो होता है वो हर एक फूड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो उसकी एश्योरिटी दिखाता है कि इट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। क्या बताता है? SP स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है कि नहीं है ये बताता है। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है? नोटिफाई द कमोडिटीज फॉर प्री शिपमेंट क्वालिटी एंड कंट्रोल इंस्पेक्शन। कमोडिटीज फॉर प्री शिपमेंट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बताता है? कमोडिटीज, क्या क्या कमोडिटीज हैं, व्हाट आर द कमोडिटीज प्रेजेंट इन दिस प्री शिपमेंट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। अब ये आगे जाएगा, प्रोसीड होगा, तो वहाँ पे इस चीज़ की एश्योरिटी रखी जाएगी कि ये फूड इंग्रेडिएंट इंस्पेक्टेड करा जाएगा, यानी कि सॉरी, ये फूड के अलावा जो BIS मार्क है, जैसे वाटर है, वाटर इज़ नॉट अ फूड, है ना, वाटर तो हम ड्रिंक करते हैं, ड्रिंकिंग बेवरेजेस में आ गया, है ना, ड्रिंक मतलब पीने के योग्य होता है पानी, तो है ना, तो फूड में नहीं आएगा ना। तो फूड कैटेगरी के अलावा जो जितने फूड प्रोडक्ट्स हो गए, तो उसमें जो BIS मार्क होते हैं वो भी इंस्पेक्ट करे जाते हैं। और BIS जिसमें जैसे बेवरेजेस हो गए, बेवरेजेस भी में BIS आता है ना, और ड्रिंकिंग वाटर में भी BIS आता है ना। अब इसको कैसे चेक करा जाएगा? कैसे टेस्ट कर? लैब्स होंगी, प्रेजेंस NABL, है ना, या प्राइवेट लैब्स हो गई, है ना, वो इस चीज़ को गवर्न करेंगी, है ना। मोस्टली क्या होता है कि प्राइवेट लैब ही गवर्न नहीं कर पाती, तो NABL लैब के पास जाती है इसे अप्रूव कराने के लिए। तो इसमें जो मेजर स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि इसमें क्या 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 प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में, कितने PPM में। PPM एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई फूड, हमने पानी का सैंपल लिया है ना, उसको हमने टेस्ट कराया किसी लैब में, तो लैब में एक रिपोर्ट निकलेगी। रिपोर्ट के अंदर हमें इसमें किसका टेस्ट करा? हमने टेस्ट करा इसमें प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल। क्या टेस्ट करेंगे? प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल्स। तो यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से हेवी मेटल प्रेजेंट है इसके अंदर। उसमें हेवी मेटल्स के एग्जांपल क्या क्या हो गए? मरकरी हो गया, है ना, Hg हो गया, है ना, CD हो गया, और टिन और लेड भी हो गया, है ना, और क्या हो गया? और हेवी मेटल में क्रोमियम भी आ गया, Cr आ गया, एंड अदर एलिमेंट्स, है ना, जो अदर एलिमेंट्स, अदर हेवी एलिमेंट्स हैं वो आ गए सारे इसमें। तो इसको टेस्टिफाई करा जाएगा कि इसमें प्रेजेंट कितने कितने PPM में। और वो एक ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पानी आपको शुद्ध मिल जाए कि उसमें कोई भी हेवी मेटल प्रेजेंट ना हो, है ना। उसका बहुत कम अमाउंट, रेयर अमाउंट प्रेजेंट होता है, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो वहाँ पे प्रेजेंट तो हो गई, है ना। उसको आप पूरी तरीके से रिपोर्ट में क्लियर नहीं कर सकते मेंशन, है ना। तो दैट इज गवर्न बाय द NABL लैब। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लैब ये अप्रूव होके इसको प्रोवाइड कराती है, तब जाके ये फॉलो हो पाती है। इसलिए इनके लिए ऑडिट करे जाते हैं। क्या कराए जाते हैं? ऑडिट्स, कि जो भी डेटाबेस है वो सही है कि नहीं है। और ऑडिट्स में सिर्फ
पैसों से रिलेटेड जानकारी नहीं होती है कि वो सिर्फ फूड क्वालिटी कैसा वो काम कर रहे हैं, वो सारी जानकारी इनको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। ठीक है, अब ये मैंने आपको समझा ही दिया है ना। नोटिफाई करा था एस्टेब्लिश द क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर अबव, यानी कि जो भी क्वालिटी और स्टैंडर्ड है उस मतलब अगर इसमें कितने पीपीएम प्रेजेंट है तो उस पीपीएम के अंडर में आना ही चाहिए, है ना। उससे ज़्यादा होगा तो वो आगे मतलब उस प्रोडक्ट को सप्लाई नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के तौर पे मोस्टली लोग किसका पानी पीते हैं, दो पानी पीते हैं ना, एक तो बिस्लरी का और एक किनले का, है ना, ये सबसे ज़्यादा चलता है। तो इसमें ऑलमोस्टली बहुत कम होता है, मतलब होता ही नहीं है इसके अंदर, वो बहुत कम ही, मतलब बहुत लेस मान लो, क्योंकि हेवी मेटल्स आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं पानी के अंदर, तो वो उन्हें हटाना भी बहुत लंबा प्रोसीजर है ना। तो उसमें होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं ना, है ना। तो ये पानी की एश्योरिटी किस बात पे डिपेंड करेगा, ये उनको कैसे ट्रीट कराया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यानी कि उसको हाईली मतलब जो वैसी मशीन होती है जो हेवी मेटल्स को रिमूव करती है, वो मशीनों के ज़रिए उसे ट्रीट कराता है। लेकिन इंडिया में अभी इतनी हैवी मशीन से प्रेजेंट नहीं है जो कि इसको कर पाए, है ना। उन मशीनों का एक अलग खर्चा होता है ना। वो खर्चा अभी कॉस्ट अभी इंडिया निकाल नहीं पाएंगी अपनी कॉस्ट में, तो कहाँ से खर्च कर देगी, सिंपल सी बात है, वो बना ही नहीं पाएंगे इस तरह से प्योर पानी, है ना। तो एक प्रकार से हम जो पानी पी रहे हैं उसमें प्रेजेंट होता है ना, बहुत कम क्वांटिटी में, जो कि जानलेवा नहीं होता। हमारी बॉडी भी चिलेटिंग एजेंट्स यानी कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करती है जो कि इस हेवी मेटल्स को रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से, है ना। तो इस चीज़ की एश्योरिटी रखी जाती है बहुत, है ना। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आ गया, सर्टिफिकेशन आ गया। तीसरा पॉइंट क्या आ गया, सर्टिफिकेशन। ठीक है, क्या आ गया, सर्टिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, क्या, मेरीन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या आएगा हमारा, म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर द इक्विवेलेंस, यानी कि सभी को एक प्रकार से ये बात सुनिश्चित कर दी जाए कि वहाँ पे कोई भी फूड इंग्रेडिएंट है वो क्वालिटी में मेंटेन है कि नहीं है। तो म्यूचुअल उनके आपस में बात हो जाती है ना। गवर्नमेंट उसे तय कर लेती है कि हम ये फूड प्रोडक्ट सारे ले रहे हैं आपसे, है ना। और उसके बाद उन पे म्यूचुअल एग्रीमेंट होती है, उनको पैसा दे दिया जाता है जो वहाँ के मछुआरे हैं, है ना, उन लोगों को, और फिर वो अपने अंडर में रख लेती है सारे वो प्रोडक्ट। फिर वो बाकी तो जो मछुआरे होते हैं जो बचते हैं वो अपना सेल करते हैं, है ना। लेकिन उस चीज़ की उनको एश्योरिटी नहीं रहती, तो कैसा फूड दे रहे हैं क्या उनको पता नहीं होता इस बारे में। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल इसलिए ले रही है, और इसमें उनका ही फायदा, उनको पैसे दे के इस एग्रीमेंट को इक्विवेलेंटली कर दिया जाता है, लेकिन इस बात को वो समझ नहीं पाते। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है, क्या पॉइंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर इक्विवेलेंस। म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर इक्विवेलेंस। ठीक है, अब यहाँ तक टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, कल हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। आगे दोस्तों को भेजें जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की, उनको ये बात क्लियर होगी कि क्या क्या इसमें लॉज आते हैं, क्या क्या नहीं आते। सो प्लीज़, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए।